नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कल मेरदर्शन चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था थाना दौराला क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटने से कितना बड़ा हादसा हुआ। काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार चल रहा है। और ये सारी घटना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। उन्होंने भी घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए पूरी घटना को संज्ञान में लिया, अधिकारियों से बात की। मौके पर सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। आज मैं आगे आपको दिखाऊंगी, आज हमारी टीम पहुंची मेडिकल अस्पताल में जहां पर मरीजों को रखा गया है। किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या उससे पहले की गतिविधि थी, सारी बातें आज हमारी टीम ने उन घायलों से जानी जो अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि चोर और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो चुके हैं। पुलिस की नाक के नीचे ही अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लगातार रोज कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है, लूट, चोरी, बदमाशी और अब फायरिंग करने की घटनाएं भी रोज सामने आ रही हैं। बेखौफ होकर घरों के बाहर फायरिंग की जा रही है। पुलिस का डर खौफ तो जैसे खत्म हो गया। लगातार पुलिस जो है अलर्ट हो चुकी है, पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इन बदमाशों के अंदर डर नहीं बैठ रहा है। पुलिस द्वारा सतर्कता दिखाते हुए सर्विस लाइन टीम और पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई के चलते 4 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, 15 मोटरसाइकिल भी इनकी कब्जे से बरामद की गई और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं हेपेटाइटिस बी या 3 हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, जिसके प्रति जागरूकता को लेकर आज मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के नोडल अधिकारी, सीएमओ, फिजिशियन और अन्य वहां पहुंचे। उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपने सेंटर पर बैठकर, सीएससी पर बैठकर, जिला अस्पतालों में बैठकर आने वाले सभी सदस्यों को जागरूक कर सकें हेपेटाइटिस के बारे में। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना दौराला क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार हुई अलर्ट। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, तेजी से किया जा रहा उपचार। वहीं कहां से हुई चूक, हर दिशा पर रखी जा रही पैनी नजर। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का बनाया जा रहा प्लान। थाना दौराला क्षेत्र जनशक्ति कोल्ड स्टोर हादसे के शिकार हुए बलवंत के भाई सूरज ने दौराला थाने पर 304 ए में पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह, मैनेजर सुरेश, टेक्नीशियन एवं एक अन्य के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज। इंसाफ की लगाई गुहार। थाना खड़खौदा क्षेत्र हापुड़ रोड पर प्लास्टिक की बोतल के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण नहीं हुआ अभी भी स्पष्ट, गनीमत रही जान की नहीं हुई हानि। थाना रिसाड़ी गेट पुलिस और सर्विस लाइन टीम को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 15 मोटरसाइकिलों के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी साथियों की तलाश जारी, सीओ कोतवाली ने दी जानकारी। मेडिकल कॉलेज में चल रही नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के नोडल अधिकारियों, पैथोलॉजिस्ट, सीनियर फिजिशियन को बुलाकर मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर में दी गई ट्रेनिंग, जिससे नोडल अधिकारी स्वयं ही 5 प्रकार के हेपेटाइटिस के बारे में सभी को कर सके जागरूक, दे सके जानकारी। जागरूकता से ही जड़ से खत्म हो सकती है हेपेटाइटिस। स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चे कर रहे स्कूल खुलने का इंतजार, 9 बजे तक भी नहीं खुला स्कूल। मेरठ लोहिया नगर में स्थित कंपोजिशन 2 सरकारी स्कूल में अध्यापकों की लापरवाही साफ साफ आ रही नजर। स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे पहुंचे हैं, अध्यापकों का नहीं पता। बच्चा पार्क से हापुड़ अड्डे तक 20 साल से बंद पड़े सिविल लाइन को खुलवाने के लिए पूर्व नगर आयुक्त मनीष बंसल ने 7 करोड़ रुपए करा दिए थे पास, पर काम में रोड़ा बने भाजपा के 2 पार्षद। कार्य में रोक लगाकर कोर्ट में भेजा मामला। व्यापारियों में आक्रोश, कहा कुछ लोगों की वजह से भाजपा सरकार का नाम हो रहा बदनाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी अधिकारी कर रहे अच्छा काम, कुछ भ्रष्ट पार्षद उठा रहे उसका फायदा। काम बनाने से ज्यादा लोगों का उठा रहे फायदा, कर रहे नुकसान।
मेरठ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते आ रहे नजर। कई वारदातों को बेखौफ दे रहे अंजाम। पुलिस के सारे दावे खोखले हो रहे साबित। रोज सामने आ रही हत्या, लूट जैसी वारदात। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के खुशहाल कॉलोनी में देर रात कार व स्कूटी सवार होकर पहुंचे बदमाश। ताबड़तोड़ की फायरिंग। ई रिक्शा चालक के पैर में लगी गोली, गंभीर रूप से हुआ घायल। कॉलोनी में मचा हड़कंप। बदमाश हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर लगी तलाश में। घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर में दहेज के दानवों की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता। दहेज के लिए पति और ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले उसी बड़े हादसे के बारे में आपको बताना चाहूंगी जो हादसा सबका दिल दहला गया। थाना दौराला क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटा और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि लेंटर गिरा और लेंटर के नीचे वो लोग दब गए जो वहां पर काम कर रहे थे। आसपास के क्षेत्रवासी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरा कार्य कराने में वहां पर जुटे रहे। वहीं सभी अधिकारी भी पहुंचे। हमारी टीम ने हर एक नजारा जो वहां पर गतिविधि की जा रही थी अपने कैमरे में कैद की आप तक पहुंचाने के लिए। आज भी हमारी मेरदर्शन की टीम मेडिकल कॉलेज और जगह जगह पर पहुंची जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा था। अधिकारियों से भी बात की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने ये भी बताया कि काफी समय से गैस की स्मेल आ रही थी, लेकिन इसे क्या कह सकते हैं हम आप खुद सोच सकते हैं कि इसे अनदेखा कहेंगे या लापरवाही कहेंगे। वहां पर काम कर रहे जो घायल व्यक्ति अस्पताल में उपचार करा रहे हैं उनका कहना है कि पहले भी बार बार बताया गया था कि गैस की स्मेल आ रही है, गैस लीक हो रही है, लेकिन उस और ध्यान नहीं दिया गया। तो साफ साफ नजर आ रहा है लापरवाही। दूसरी ओर जहां अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सभी ने अपने दर्द भरे बयान दिए, वहीं अधिकारियों से भी हमारी टीम ने बात की। अधिकारियों का कहना है कि पूरी फोर्स के साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, सभी को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, उपचार किया जा रहा है और उपचार भी तेजी से किया जा रहा है। सबके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के परिजन पहुंच चुके हैं। अपने अपने जो वहां पर पीड़ित हैं उनके पास उनके परिजन पहुंच चुके हैं और जो रह गए हैं उनको भी सूचित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को पूरा संज्ञान में लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी यही कहा गया है कि मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी की जाएगी और सजा भी दी जाएगी। वहीं एक जो पीड़ित है उसके भाई ने थाना दौराला क्षेत्र में 304A का मुकदमा दर्ज कराया पूर्व विधायक चंद्रवीर व अन्य 3 लोगों के खिलाफ। क्या हुआ था इसमें? क्या जब पता ही नहीं चला क्या कर रहे थे आप उस वक्त? थोड़े से लगाए थे हमने, ढो के रखे थे अंदर जी तो थोड़े उसके लिए बनाने लगे, कंधे पे रखने के लिए वो बनाए थे। जी एकदम ब्लास्ट हो गया। हाँ फिर ऊपर से लेंटर गिरा था हाँ, तो आप उसमें दब गए थे क्या? कैसे निकले फिर कैसे निकले आप? कुछ तो जो साइड में थे तो वो तो निकल गए। आप दबे थे। फिर कौन लाया आपके यहाँ? आपको यहाँ कौन लेकर आया? ध्यान है आपके या व्यवस्थित? बेवजती नहीं पता किसने लाया, किसने ऊपर वाले ने बचा दिया। पुरुषोत्तम सिंह सर। किस वक्त ये हादसा हुआ और आप लोगों के साथी थे तो क्या कंडीशन है और क्या एक हादसा हुआ जो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? सर मुझे करीब 7 बजे शाम को फ़ोन आता है कि मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ पे गए हैं नहीं गए हैं। ठीक है, मैंने बोला घर में ही होंगे। तो मैं अपने काम के सिलसिले से चंडीगढ़ आया था 3 महीने पहले का। तो जब मेरे को फ़ोन आता है बोलता है कि उधर ब्लास्ट हुआ है, पता नहीं वो उधर यूपी में गए हुए थे कहीं काम किसी काम के सिलसिले से। तो एक काम पे आलू की खेती थी, पता नहीं इतना मुझे भी नहीं पता है। तो जब मुझे कॉल आती है बोलते हैं उनको ज़्यादा चोटें आई हैं तो हॉस्पिटल में है, तो उधर से तो पहुंच सकता है, तो पास ही है उधर। मैं चंडीगढ़ में था। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं पहुंच सकता, मैं जा सकता हूँ ना। तो मैं आ गया सर। मैं जब इधर आया सर तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलो मैं ट्रीटमेंट चल रहा होगा, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। जब मैं इधर चौक पे पहुंचा, इधर ऊपर बस स्टैंड पे, तो उन्होंने बोला भाई कहाँ से हो आप? मैंने बोला सर मैं जम्मू से हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप काम करने आए थे? मैंने नहीं सर मैं काम करने नहीं आया था। बोलते जम्मू के लड़के आए हुए हैं तो उनको चोटें आई हुई हैं, कुछ मर गए हैं। तो मुझे नहीं पता था सर कि वो डेड हो गए हैं। तो उसने मेरे को पेपर दिखाया सर, पेपर दिखाया। पेपर पे जब मैंने नाम पढ़ा सर तो फिर
नाम पढ़ के फिर आपको जानकारी हुई चाहिए? जानकारी सर, जानकारी तो मुझे पता था चोटें आई हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक्सपायर डेथ किसकी हुई है। जब नाम पड़ा सर तो फिर दिमागी सर फिर नहीं करता सर काम, तो नहीं होना चाहिए था। अब क्या आप अपील कर रहे हो अपनी तरफ? सर हम कुछ अपील, अभी जो देखो सर, जो चले गए सर तो वो तो वापस नहीं आ सकते। चलो जो हमारे भाई हैं, ठीक है, इनका ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। मुआवजा सर हर बंदे की होती है, परिवार की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ फैमिली को थोड़ा बेनिफिट हो जाए ना। योगी सरकार है, योगी सरकार से क्या गुहार? नहीं सर, योगी सरकार देखो, मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, योगी सरकार वो CM अच्छे हैं, हक के लिए लड़ते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो तो अगर उन तक बात पहुँचेगी तो इंसाफ करेंगे, पक्का करेंगे वो। मेरा नाम पवन सिंह है किस वक्त आप लोग आए थे और जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? सर। उधर ही थे, काम कर रहे थे तो ऐसे ब्लास्ट टाइप हुआ, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, ब्लास्ट ही लगा, हमें तो ब्लास्ट ही लगता है क्योंकि इतना अचानक सब कुछ हो गया कि जिसमें पता ही नहीं चला कुछ। हाँ, तो पूरा लेंटर आप लोगों को ऊपर गिर गया? आप अरे सर 5 मंजिल, अब दिखा नहीं कुछ भी, ऐसा ही अंधेरा सा छाया कि क्या हुआ क्या नहीं, पता ही नहीं चला हम लोगों को। हाँ फिर कैसे निकले, आपने कैसे जाना? सर पता नहीं, अब इन्होंने निकाला है कुछ JCB वगैरह, उसमें से निकाला है कुछ दीवारें उठा उठा के। हाँ, फिर तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि बेहोश हो गए थे, 1 से 1.5 घंटा उसके बीच रहे हैं। हाँ आपने अपने साथियों को भी तलाश करने की कोशिश की? सर कहाँ से करता, मैं खुद दीवार में दसा हुआ था 1-1.5 घंटे, मेरे को अपना भी पता नहीं था किसी का कहाँ, किसी अभी तक मेरे को कोई नहीं मिला उनमें से। जे भाई दिखे हैं 2-4 और कोई नहीं दिखा, कहाँ है कहाँ नहीं, किस हालात में है वो। हाँ, आपने जिस तरह ब्लास्ट हुआ तो क्या सिलेंडर था, बॉयलर था, क्या था वो? हमें कुछ पता ही नहीं चला है क्या हुआ, हमें ये मतलब एकदम सब कुछ हो गया जिससे कुछ पता ही नहीं हुआ गया है। सब बरबरा के गिर गया? हाँ, थोड़ा भी 2 मिनट भी पहले भनक लगती कुछ ऐसा होने वाला है तो आदमी थोड़े बच सकता था उधर से। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे मतलब एकदम से हो गया जो कुछ होना था वो हुआ। हाँ जी, हुआ को ब्लास्ट टाइप ही लग रहा है हमें भी, इतनी जल्दी तो होगा नहीं कुछ भी, ऐसे ब्लास्ट ही लग रहा है। कोई कह रहा है कि बॉयलर फटा है, कोई कह रहा है सिलेंडर। पता नहीं सर, उनको ही पता होगा, हमें तो ब्लास्ट ही लगता था क्योंकि इतनी जल्दी मतलब वो भी ब्लास्ट ही हुआ ना जब वैसे बॉयलर फटा, ऐसा ही कुछ हुआ, कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। क्या गुहार लगाएंगे योगी सरकार से कि आप लोगों की मदद हो, गरीबों की मदद हो? सर ये लोग ठीक हो जाएं वगैरह, जो हमारे सब लोग बीमार हैं वो ठीक हो जाएं तो अच्छे इलाज हो, इतना बहुत आपको कुछ रिलीफ भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, तो अब फिलहाल तो ये आपके साथियों की जान भी गई है। सर जान का तो मुझे पता नहीं कि कौन क्या है कैसे। 27 लोग आए थे हम लोग, उसमें से ये 7-8 बंदे इधर हैं, उसके ज़्यादा तो बोल नहीं सकता कि कितने क्या हुआ है, कि कितने आए हैं क्या है। हाँ, कहाँ से आप लोग आए थे और कितने लोग आए थे और किस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? और लोग क्या, नाम बताइए पहले। रमेश सर। रमेश जी, रमेश जी बताइए किस वक्त आप आए थे और कितने लोग आए थे और जिस वक्त ये बस हादसा हुआ, क्या 26 लोग आए थे, जी 26 लोग आए थे ये सवा कोई 3 बजे। जी जी। हाँ, 3 बजे। और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त क्या कर रहे थे आप लोग? सर पल्ली साइड थे कने कमरे बिच, जिस वेले ऊपर दा मकान गिरा, बहुत मुश्किल कास्ट करने बाहर निकले हैं। किसी बंदे मरो गए, किसी बंदे जख्मी हो गए। अच्छा, जी सर, किस तरह आप लोग जान बचाए आप लोग? बड़े मुश्किल करना सर, तो बहुत मुश्किल कास्ट करने निकले थे। क्या बहुत- मंजर देखा आपने उस वक्त? हाँ जी, उस वक्त क्या नज़ारा था जब आपने देखा? नज़ारा का सर बहुत पता नहीं चलता था क्या था, हो गया क्या नहीं हो गया। हाँ, फिर आपको हॉस्पिटल लेकर आए गए। हाँ अब कैसे हैं आप? ठीक है, घर वाले से? सर ठीक है, थोड़ा है थोड़ा फर्क सर। कितने दिन के लिए आए थे आप लोग यहाँ पर काम? सर 1 महीने के लिए आए थे। कौन लाया था आपको? हाँ सर 1 महीने के लिए आए थे। अब ठीक है आपको? ठीक है सर। सर नाम बता दें। मेरा नाम श्याम सिंह है। मैं नायब तहसीलदार उधमपुर हूँ, जम्मू प्रांत से हूँ। जो ही हमें इस हादसे का पता चला तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने हमें यहाँ पर डिप्यूट किया कि हमें पता चला कि वहाँ पर 7 लोगों की डेथ हो गई है और कुछ लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। तो
डेड बॉडियों के लिए हम उनको यहाँ से लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या प्रक्रिया चल रही है अभी और किस तरह से देखिए, सहायता की जा रही है जो सहायता हमें यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एडीएम साहब अभी भी बैठे हैं, हम आए तो ये जहाँ ही थे और डीएम साहब भी आए थे, तो इनकी तरफ से हमें फुल सहायता मिल रही है। और जो भी हमें व्हीकल्स वगैरह की, एम्बुलेंस वगैरह की जरूरत थी, इन्होंने सबका अरेंजमेंट किया है। पोस्टमार्टम चल रहा है और कुछ ही क्षणों में हम यहाँ से इन डेड बॉडीज़ को देकर हमारे अपने जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं। कुछ मुआवजे की भी बात हो रही थी, डीएम साहब ने भी कहा कि जो प्रक्रिया है लेबर एक्ट के तहत या जो भी है तो उस तहत बात होगी। आप लोग क्या प्रोसेस इसमें कर रहे हैं आगे? देखिए, इसमें ऐसा है, जो भी सरकार की तरफ से रिलीफ वगैरह होता है तो वो जहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो कानूनी प्रक्रिया से वो इनको देंगे। सर, जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन किस तरह से यहाँ से डीसी से भी बात की डीएम साहब ने, आप लोगों को किस तरह के आदेश हैं और किस तरह से आप लोग पूरे इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, कल जो घटना हुई है उसमें कुल 27 लोग थे। 7 लोग उस घटना में मृतक हो गए। बाकी 11 लोगों को हमने यहाँ रुकवा रखा है गेस्ट हाउस में। 7 लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है। संबंधित जिले की टीम भी आ गई है। जिला प्रशासन रामबन से और उधमनगर से टीम आई हुई है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उनकी सुपुर्दगी में की जाएगी और वो यहाँ से लेकर अपने अपने ज़िलों को जाएंगे। बहुत से कई ऐसे हैं उसमें से जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, सभी की शिनाख्त हो गई है। कुछ के परिवारीजन आ गए हैं, परिवारीजनों ने खुद ही शिनाख्त किया है। अभी कोई शिनाख्त से बचा नहीं, सभी की शिनाख्त हो गई है। जितने मृतक हैं सभी की शिनाख्त हो गई। और जो मरीज हैं उनके लिए क्या सर चल रहा है? मरीज़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनका निःशुल्क इलाज चल रहा है। जितनी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनसे उनका इलाज चल रहा है। जांच कमेटी भी सर बनाई गई है उसके बारे में? जी हाँ, अपर जिलाधिकारी प्रशासन के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है जो जांच कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू। स्टोरेज की छत गिरने से कुछ जो हमारे मजदूर हैं उसमें दब गए थे। 27 लोग टोटल थे, एक चौकीदार मिला के 28 थे। इसमें कुल मिला के 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और बाकी जो लोग थे उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां सबकी हालत सामान्य है और उनके जो परिजन हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। जम्मू से वहाँ वार्ता हो गई थी और वो जो शव हैं उनका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी अभी की जा रही है और जैसे जैसे उनके परिजन आएंगे उनके जो शव को उनकी सुपुर्दगी में दे दिया जाएगा। तो क्या सर अभी जम्मू से कोई परिजन आए हैं जो 7 लोग? जम्मू से जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, जो वहाँ से नियुक्त हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। साथ साथ उनके जो परिजन है वो भी रास्ते में जल्दी पहुँच जाएंगे। इसमें क्या मुकदमा कायम हुआ है? हाँ, एक मुकदमा थाना दौराला के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जिसमें लापरवाही के तहत जो ये मृत्यु हुई है उनके बारे में ये दर्ज किया गया। धारा 304A और अन्य धाराओं में आईपीसी की धाराओं में दर्ज किया गया 3 व्यक्तियों के ऊपर, जो वहाँ के मैनेजर हैं और जो टेक्नीशियन थे और जो उसके ओनर थे, इन तीनों के ऊपर दर्ज किया गया। इस पर निष्पक्ष विवेचना की जा रही। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें एक समिति का भी गठन किया गया और जिसकी जाँच के उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके आधार पर और अग्रिम कार्रवाई। क्या इसमें प्रिकॉशनरी डीएनए का भी कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इसमें जो हमारे जो शवों की पहचान है वो हो चुकी है और जैसे परिजन आ रहे हैं उनकी पहचान करते हुए उनको सुपुर्दगी में पोस्टमार्टम के बाद उनको दे दिया जाएगा। तो डीएनए टेस्ट होगा क्या? नहीं, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहचान जो है उनके साथी और उनके जो परिजन है वो करते हैं। ठीक है। इस मामले में देखिए, जो कल रात को जो अंतिम सूचना दी गई थी जिसमें 7 व्यक्तियों की मृत्यु थी, बाकी लोग 9 हॉस्पिटल में थे और बाकी 12 लोग सभी सुरक्षित थे। तो वही स्थिति है, जो घायल भी हैं सभी आउट ऑफ डेंजर हैं और उनमें से एक थोड़े से दिन है, नहीं तो बाकी लोग आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर से जो हमने टाई अप किया था एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ से ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आ गए हैं, उनकी टीम भी आ गई है, रिलेटिव्स भी आने चालू हो गए, तो वो भी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो प्रोसेस चल रहा है। और मुझे लगता है कि बाय इवनिंग हम सभी लोग जो भी हैं उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचा देंगे और जो भी उनके रिलेटिव्स या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करवा देंगे। सर, अमोनिया का जो रिसाव हुआ था उसके लिए क्या प्रिकॉशन? एक कमेटी हमने बना दी और आकलन कर रहे हैं कि कौन सा बिल्डिंग का अगर इस इम्पैक्ट की वजह से कुछ और पार्ट भी है जो सेफ नहीं है और उस अमोनिया का भी हमें जैसे डिस्पोजल करवाना है तो हम लोग इसको कर रहे हैं और आज और कल में इसको भी डिस्पोज ऑफ करवा के हम लोग इसको भी सिक्योर कर लेंगे। तो ये प्रोसेस कंपनसेशन सर कुछ कॉम्पनसेशन में ऑलरेडी हमारे जो लेबर ऑफिसर हैं उनके डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है और उसी का नोटिस ऑलरेडी आज हम अभी प्रोसेस में और आज ये जारी हो जाएगा इनके ओनर्स को और जो भी कॉम्पनसेशन एक्ट के थ्रू बनेगा वो हम लोग इनको दिलवाएंगे। कल कोल्ड स्टोरेज का इतना बड़ा हादसा जो अभी तक सुलझने में नहीं आ रहा है, जो अभी तक संभलने में नहीं आ रहा है
और बार बार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। कहीं पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग रही है तो कहीं पर लापरवाही के कारण आग लग रही है। आज ही मैं आपको बता दूं, थाना खरखौदा क्षेत्र के जहां पर बोतल बनती है वहां पर अचानक से आग लग गई। लाखों के माल का नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जहां चोर बदमाश वारदात को पुलिस की नाक के तले अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर पुलिस टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट है। देर से ही सही, लेकिन चोर बदमाशों को पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। आज भी आपको बता दूं, थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की पुलिस व सर्विस लाइन टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 15 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जो काफी महंगी भी हैं। काफी समय से सूचना मिल रही थी कि बाइकें चोरी हो रही हैं, लेकिन बाइक कटान का काम तो रुक चुका था। आखिर ये बाइकें जा कहां रही थी, इसको लेकर के मामला पूरा संज्ञान में लाया गया और जांच की जा रही थी। काफी समय से जो है तैयारी में थे कि कोई तो सुराग ऐसा हो जो हाथ लगे, और जब सुराग हाथ लगा तो ये गिरोह में काम किया जा रहा था। इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान बताया गया कि इनमें 3 लोग और शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये लोग बाइक चुराते थे, उसी बाइक से मिलती जुलती दूसरी बाइकों के नंबर प्लेट लेकर, रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर उसको उस पर लगवाते थे और फिर किसी बायर को खरीद कर बेच देते थे। गाड़ियों का कटान नहीं, यहाँ पर गाड़ियों की सेलिंग की जाती थी और इसी तरीके से बहुत से लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा था। इनका कोई 1-2 व्यक्तियों का गिरोह नहीं, काफी बड़ा गिरोह है। पूछताछ की जा रही है और देखना यह होगा कि कब तक पूरे गिरोह को पुलिस पकड़ पाती है। नंबर्स ट्रेंड किए जा रहे हैं, मतलब पलटे जा रहे हैं, क्या सूतीगंज पार्ट 2 है? नहीं, देखिए इसका सूतीगंज में तो सभी अवैध वाहनों का कटान बंद था और बंद रहेगा। जो इसमें एक अभियुक्त हैं, पहले मैं आपको इस घटना का इस पूरे गैंग के बारे में बता दूं। तो ये क्या करते हैं, ये चोरी की गाड़ियों को पहले चोरी करते हैं और फिर उसी तरह की गाड़ियों को शहर में या किसी अन्य स्थान पर चिन्हित करते हैं और उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन गाड़ी के नंबर के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह निकलवा के फिर फर्जी तरीके से उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इत्यादि जो पेपर होते हैं उसको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद ये नए बायर्स को ढूंढते हैं और उनको इंश्योरेंस की गाड़ी, जेन्युइन गाड़ी बता के उनको ऐसे बेचते हैं। इसमें इस क्रम में इस गैंग का एक सदस्य ऐसा भी है जो चोरी की गाड़ी है उसको, जो उससे मिलती जुलती गाड़ी है, उसके चेसिस नंबर को उस पर अंकित करते हैं। और ये पूर्व में कभी जब सूतीगंज में ये इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी ये उसके बाहर ही ये कार्य कर रहे हैं। वो उसमें खाली वो टेम्परिंग का जो चेसिस नंबर चेंज करने का कार्य होता है वो करते थे। तो अब हम लोग का ये पूरा प्रयास रहता है कि इस तरह की जो भी वाहन चोरी है वो इस जनपद में कहीं भी हो रही है वो पूरी तरीके से बंद की जाए। तो इसमें टोटल 15 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें कि रॉयल एनफील्ड, R15 इत्यादि जैसी बड़ी 2 व्हीलर्स भी हैं। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उसके अलावा 3 अभियुक्त इसमें जो है फिलहाल फरार हैं। इन चारों लोगों का सूतीगंज कनेक्शन भी डेवलप नहीं, इसमें सूतीगंज का कोई कनेक्शन नहीं है। पहले सूतीगंज में एक्टिव है? नहीं, ये सूतीगंज में एक्टिव नहीं, ये वाहन चोर है। इसमें एक जो रईस हैं वो वाहन चोरी का काम करते थे। उसके अलावा इसमें एक अख्तर हैं, एक इस्लाम है और एक इसमें शमशाद हैं। तो ये पूरा गैंग एक साथ मिलके वाहन को चोरी करना, फिर उसकी आरसी निकालना, उस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना और फिर उसको बेचना। सर इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है? इसके मास्टरमाइंड रईस राणा। सर कितने वाहन ट्रेस हो चुके हैं 15 में से? देखिए, इसमें कई वाहन ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, कई थानों में जो पूर्व में मुकदमे लिखे गए थे और अन्य वाहनों के बारे में भी शिनाख्त की जा रही है कि क्या वो उनके उसके संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत है इस जनपद में या किसी अन्य जनपद में। सर क्या ये जिले से बाहर भी यही वेस्ट यूपी में ही चला रहे थे उसको? जी, रांची में वेस्ट यूपी में चला रहे थे? ये मोस्टली इनका नेटवर्क मेरठ और आसपास के जिलों में फैला हुआ था। थैंक यू। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर के 23 फरवरी से 25 फरवरी तक मेडिकल कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद के नोडल अधिकारी, CMO, सीनियर फिजिशियन,
और बहुत सारे लोगों को बुला करके जागरूकता का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें शामिल किया गया और जागरूक किया गया। उनका कहना है कि जिस तरीके से जिला अस्पतालों में या सीएससी जो वहां पर होती है वहां पर सभी में नोडल अधिकारी पहले से ही तैनात किया गया है, ताकि हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, सभी को इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। आखिर ये होता क्यों है या इससे कैसे हम बच सकते हैं, सभी चीजों की जानकारी वहीं पर नोडल अधिकारी दे सकता है, क्योंकि जानकारी ही जागरूकता है। जागरूकता अगर होगी तो इससे बचाव करना बहुत आसान होगा। हेपेटाइटिस को हमें जड़ से खत्म करना है तो सभी को जागरूक होना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आज जो हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया गया और लोगों को जागरूक किया गया है जो इससे संबंधित है, किस तरह से जो है खासतौर पे उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सर, ये जो नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें जो भी उत्तर प्रदेश के जो जिला अस्पताल हैं और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं जिनको सीएससी कहते हैं, वहाँ पे पहले से ही नोडल ऑफिसर बनाया जा चुका है। हेपेटाइटिस के इलाज के लिए नोडल ऑफिसर्स बने हुए हैं। उन नोडल ऑफिसर्स को यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मेरठ मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, सहारनपुर मंडल है, इन 3 मंडल के जो नोडल ऑफिसर्स थे और जो पैथोलॉजिस्ट थे, जो फिजिशियन थे सीनियर, उनको बुला करके यहाँ पे ट्रेंड किया गया, जिससे कि वो हेपेटाइटिस के जो भी 5 प्रकार हैं उन सब के लक्षण, जांच और उपचार बेहतर तरीके से अपने सेटअप पर कर पाएँ। अगर पॉसिबल है तो, अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो हायर सेंटर को रेफर करें। इसकी ट्रेनिंग दी गई। जो दवाएं हैं किस तरह से लोगों को मुफ्त मिल रही हैं और कैसे उन तक पहुंच रही हैं, इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? हेपेटाइटिस की जो पॉसिबल दवाएं हैं बी और सी के लिए, वो सभी मेडिकल कॉलेजेस में सीएससीज पर और जो जिला अस्पताल हैं वहाँ उपलब्ध हैं। और हर जगह जो हेपेटाइटिस का जो ऑफिसर है तैनात है, नोडल ऑफिसर, उनसे मरीज जा कर के मिल सकता है। वहाँ पे जो जांच उपलब्ध होगी, ऑब्वियस है कि सीएससी पर उतनी जांचें उपलब्ध नहीं होंगी जितनी कि जिला अस्पताल पर होंगी, और मेडिकल कॉलेज में तो सारी ही जांचें उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से क्रम है कि पहले अपने सीएससी पर, पीएससी पर दिखाया जाए, वहाँ से जिला अस्पताल, और जिला अस्पताल में भी संभव नहीं हो पाए तो मेडिकल कॉलेज आए और यहाँ पर उसकी जाँच सब पॉसिबल है, हो जाएंगी, और जो उपलब्ध दवाएँ हैं वो उससे ट्रीट करके मरीज को ठीक किया जा, स्वस्थ किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, प्रोफेसर मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, नोडल ऑफिसर हेपेटाइटिस क्लिनिक LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। जिस तरह से पोलियो उन्मूलन का पहले से प्रोग्राम चल रहा है और पूरी तरह से पोलियो हमारे देश से खत्म हो चुका, हेपेटाइटिस एक बहुत गंभीर बीमारी है और खासतौर पर शुरुआत में बच्चों को और बड़ों तक इसका असर रहता है। किस तरह से इसके उन्मूलन के लिए प्रयास किया जा रहा है, कितनी खतरनाक बीमारी है और क्या उपाय किए जाने चाहिए? भारत सरकार द्वारा इसके उन्मूलन के लिए 2030 का एक टारगेट फिक्स किया कि भाई 2030 तक हम इसका उन्मूलन कर लेंगे, मतलब पूरी तरीक़ा से इसको बाहर कर देंगे। उसी के संदर्भ में भारत राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय मिशन के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ के द्वारा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये हेपेटाइटिस और बी और सी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसी के को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट्स पर एक हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाई है, CSCओं पर बनाई है, PSC लेवल तक बनाया हुआ है। तो उसी के संदर्भ में ये हमारी यहाँ वर्कशॉप चल रही है, जिसमें फिजिशियंस, पैथोलॉजिस्ट, नोडल ऑफिसर, ACMO, सीनियर डॉक्टर्सों की वर्कशॉप है। उसी के लक्षण से लेके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे फॉलोअप करते हैं, उसी के ऊपर ये 3 दिन की कार्यशाला हमारे यहाँ आयोजित है। अगर हम बात करें तो वायरल जो हेपेटाइटिस है वो 5 वायरसों से होती है, स्पेशली A, B, C, D, E, जिसमें A और E जो है वो बिना ब्लड के, यानी कि खान पीन से, गंदे पानी से, इनसे, और फीको ओरल रूट बोलते हैं उसको हम अपनी साइंस की भाषा में, उससे फैलती है। और B और C और उसके साथ D, ये ब्लड से ट्रांसमिट होती है। किसी भी पेशेंट का जो पॉजिटिव पेशेंट है B, C, D से, उसका किसी नॉर्मल पेशेंट्स को सिरिंज लग जाए, ब्लड का कांटेक्ट हो किसी भी रूप में, सेक्सुअली हो सकता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है,
हीमोडायलिसिस कोई चल रही है किसी पेशेंट की, उससे हो सकता है, सर्जरी से हो सकता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके बच्चे को भी जा सकता है, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड के द्वारा फैलती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए है कि इसका एक क्रॉनिक कोर्स, 2 तरह के कोर्स होते हैं किसी भी वायरल हेपेटाइटिस के, एक्यूट कोर्स और क्रॉनिक कोर्स। तो एक्यूट कोर्स में तो ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अपने आप ही रिकवरी हो जाती है, वायरस जो अपने आप ही शरीर से टाइमली निकल जाता है। रेयरली हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट लेडी में फल्मिनेंट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, लेकिन ए ज़्यादातर जानलेवा नहीं होती, ई भी नॉर्मली जानलेवा नहीं होती अनटिल अनलेस जब तक कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बहुत सप्रेस ना हो। हेपेटाइटिस बी और सी ये क्रॉनिक फेज में ज़्यादा जाती है एक्यूट के साथ, एक्यूट इतना ज़्यादा नहीं रहता, इनका क्रॉनिक कोर्स चलता है जिससे लीवर में सिरोसिस हो सकती है ना? पहले फाइब्रोसिस होगी फिर सिरोसिस, और ये सिरोसिस जो है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके इन दोनों वायरस की मॉर्टिलिटी ज़्यादा है, मतलब अगर पेशेंट्स को हो गया और क्रॉनिक कोर्स हो रहा है उसका, तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांस रहते हैं, सिरोसिस होने के चांस रहते हैं और वो जानलेवा हो सकती है। उसी के संदर्भ में गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसकी जांचें फ्री है। अब मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जिसे देखकर आपको भी हैरानी होगी कि बच्चे पढ़ने को तैयार हैं लेकिन विद्यालय खुला नहीं, अध्यापक पहुंचे नहीं। जी हाँ, ये एक सरकारी स्कूल की पूरी खबर है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक सरकारी स्कूल लोहिया नगर में कंपोजिशन 2 सरकारी विद्यालय है, जहां पर बच्चे तो पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं है, गेट का ताला नहीं खुला और बच्चे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। आज तक तो ऐसा देखने में आया है कि छोटे बच्चों का अध्यापक इंतजार करते हैं कि छोटा बच्चा आता है, रोता हुआ आता है, उसको क्लास में बैठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्कूल का नजारा कुछ उल्टा ही है। यहाँ बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब कोई पहुंचे और स्कूल का गेट खोले। काफी पेरेंट्स भी दरवाजे से ही अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स यहाँ पर वेट करने के बाद चले जा रहे हैं क्योंकि अभी तक स्कूल का गेट नहीं खुला। समय 9 बजे के बाद का हो चुका है लेकिन विद्यालय का गेट अभी भी बंद है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम ने कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। अगर इस तरीके से स्कूलों का हाल होगा तो क्या इन बच्चों का भविष्य होगा? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य बनाने के लिए समय से पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हें समय की महत्वता बताने वाले यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्कूल का गेट खुला नहीं है, अध्यापक पहुंचे नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं कि कब स्कूल खुले और कब अंदर पहुंचे। ये आज के समय के सरकारी स्कूल हैं जहां पर सरकारी सुविधाएं तो लेने के लिए सब तैयार हैं, मोटी सैलरी तो इन्हें मिल रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई देने के लिए इन्हें अभी स्कूल आने का समय याद नहीं। मेरा तेरी बोतल कहाँ है? जल भराव की समस्या जैसे आम हो गई है। जल भराव की समस्या से आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्रवासी हैं जो काफी परेशान हैं, व्यापारी हैं जो काफी परेशान हैं और बार बार इसके लिए आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 साल से बंद पड़े सीवर, बच्चा पार्क से लेकर हापुड़ अड्डे तक के जो सीवर हैं 20 साल से बंद पड़े हैं, जिसके लिए बार बार आवाज उठाई जा रही है कि यहाँ पर जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। पूर्व नगर आयुक्त मनीष बंसल द्वारा इसके लिए पैसा भी पास करा लिया गया था, लेकिन भाजपा के कुछ भ्रष्ट नेताओं द्वारा कार्य को रोक दिया गया और कोर्ट में मामले को पहुंचा दिया गया, जिससे व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अधिकारी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के राज में कुछ ऐसे भ्रष्ट पार्षद हैं, भ्रष्ट नेता हैं जो अपना फायदा देख रहे हैं, जनता की और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, और जिस वजह से सरकार का नाम भी खराब हो रहा है। आज सुधांशु जी महाराज ने भी आवाज उठाते हुए कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की समस्या है, इसको देखकर कोई अनदेखा क्यों कर रहा है। कितने सालों से यहाँ पर लोग परेशानियों को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी
कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कोई निकल नहीं सकता है, पूरी चौराहा सब दुकानदार परेशान। एक दो भाजपा के खिलाफ पार्षदों ने जो कुत्ते उन्होंने काम रुकवाया, अड़ंगा लगाया उसके अंदर सरकार के काम में, उन्हें भाजपा के लोग बाहर कर दे। उनको टिकट तो टिकट, पार्षद का टिकट तो छोड़ो, उन्हें चपरासी का भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। उन कुत्ते दलालों की वजह से आज पूरा चौराहा परेशान। चौराहे पे सत्यानाश कर दिया। यहाँ के नगर आयुक्त ने 9 करोड़ रुपए पास करके 7 करोड़ रुपए यहाँ का बजट पास किया सीवर पाइपलाइन का। आज ये तो हो गई, सीवर बन रहे हैं, जमीन में से पानी निकल रहा है, जब पूरा दुकानदार परेशान है। यहाँ का चौराहे का पानी दुकानदार भाजपा के 2 पार्षदों ने ये काम रुकवाया था। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।